गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित आपको नई क्लास उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, फिर भी आपके भाई बहन या कोई भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में प्रवेश लेना चाहता है और अपना कैरियर इस सब्जेक्ट में बनाना चाहता है, तो गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एग्रीकल्चर साइंस संकाय अलग से संचालित हो रहा है, जिसमें आप अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। और बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। बालिकाओं के लिए एक अच्छी सब्जेक्ट सुनहरी स्कोपिंग सब्जेक्ट है, तो बालिकाएं भी अपना रजिस्ट्रेशन विद्यालय आकर के करवा सकती है। ओके, थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा था टिड्डा की संरचना और उसका जीवन चक्र और कृषि में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मैथ। आज अपन बात करेंगे टिड्डे के जीवन चक्र की, लाइफ साइकिल ऑफ द ग्रास हॉपर। टिड्डा में पूर्ण प्रकार का कायांतरण नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें इनके जीवन चक्र की 3 अवस्था होती है। एक होता है वयस्क। वयस्क अंडे देता है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क बनता है। तो ये प्रकार का जो कायांतरण होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क जैसी 4 अवस्थाओं में यदि कोई कीट अपना जीवन चक्र पूरा करता है तो उसे पूर्ण कायांतरण या पूर्ण रूपांतरण कहते हैं। जबकि टिड्डा में क्या होता है कि सबसे पहले जो वयस्क प्रौढ़ कीट है वो अंडे देता, अंडे से शिशु और शिशु से प्रौढ़ अवस्था वयस्क अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ग्रास हॉपर या टिड्डा में पूर्ण प्रकार का कायांतरण न पाया जाकर के अपूर्ण प्रकार का कायांतरण या रूपांतरण देखने को मिलता है। तो टिड्डा का जीवन चक्र अपूर्ण कायांतरण या अपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंडा है, अंडे से सीधा शिशु और शिशु से धीरे धीरे प्रौढ़ या वयस्क की ओर विकसित हो जाता है। तो इसको कहते हैं अपूर्ण प्रकार का कायांतरण। अब इनके जीवन चक्र की 3 अवस्था है, एक अंडा, शिशु और प्रौढ़। और इन तीनों प्रावस्थाओं में प्राणी किस प्रकार की अपनी प्रकृति को प्रदर्शित करता है उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला है, ये कीट अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए 3 अवस्थाओं से गुजरता है। और वो 3 अवस्था है अंडा, शिशु और वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। इसमें लार्वा और प्यूपा अवस्थाओं का अभाव होता है, इसलिए इसमें अपूर्ण रूपांतरण भी कहते हैं। सबसे पहली इसकी अवस्था है वो है अंडा। पहली इसकी अवस्था है वो है अंडा अवस्था।
सितंबर के अंतिम पखवाड़े एवं अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में नर व मादा टिड्डे मैथुन अवस्था में कई घंटों तक रहते हैं। इसके पश्चात नर टिड्डा कुछ दिन बाद मर जाता है एवं मादा अंडे देना शुरू करती है, जिसका अंडकोष्ठ या जिसे ईग चैम्बर कहते हैं, उदर के अंतिम खंड के जनन अंग में लगा रहता है, जिसमें लगभग 40 अंडे होते हैं। जहाँ मुलायम एवं नम मिट्टी मिल जाती है, वहीं ये उदर के अंतिम सिरे, जिसको अंड रोपक को जमीन में डालकर टांगों की सहायता से सिर ऊपर करके गोल गोल घूमती है, जिससे एक गहरा गड्ढा बन जाता है। उसी में ये अंडकोष्ठ को रखने के पश्चात गड्ढे के ऊपरी सिरे पर अपने जनन छिद्र गोनोपोर से एक जागदार द्रव्य निकालती हैं, जिसके सूखने पर यह सीमेंट की तरह जम जाता है। इस प्रकार अंडकोष्ठ सर्दी एवं गर्मी ऋतु तक लगभग 9 माह तक मृदा में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये सितंबर अक्टूबर माह में नर और मादा टिड्डे आपस में मिलकर के मैथुन की क्रिया को संपादित करते हैं और ईग चैम्बर में 40 अंडे होते हैं। उस अंडों को अंडकोष्ठ में रखने के पश्चात 9 महीने तक ये अंडे सर्दी और गर्मी ऋतु तक वहाँ पर पड़े रहते हैं और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो इसकी जीवन चक्र प्रावस्था शुरू हो जाती है। कल मैंने आपको इसकी फ़ोटो भेज दी थी, जिसमें इसका पूरा का पूरा जीवन चक्र था, वो मैंने आपको इसमें बता दिया था। आगे दूसरी अवस्था है इसकी है, वो है शिशु अवस्था। इसके जीवन चक्र की ये दूसरी अवस्था है, वो है शिशु अवस्था। ये रही शिशु अवस्था। वर्षा ऋतु के दौरान नमी के संपर्क में आते ही अंडकोष्ठ के अंडे फटने से पंख रहित शिशु मृदा से बाहर निकलने लगते हैं एवं भोजन की तलाश में फुदकने लगते हैं। भोजन की उपलब्धता पर जब शरीर का आयतन बढ़ने लगता है तो ये अपने शरीर से काइटिन का बना त्वचा रूपी बाह्य ढांचा तैयार कर नए ढांचे को प्राप्त करते हैं, जिसे निर्मोचन कहते हैं। यानी कि जो सितंबर अक्टूबर महीने में मैथुन की क्रिया के दौरान जो अंडे दिए थे और गर्मी सर्दी ऋतु में 9 महीने तक जो भूमि के अंदर पड़े थे अंडे, वो वर्षा ऋतु में जैसे ही नमी आती है तो उनसे पंख रहित शिशु मिट्टी से बाहर निकलने लगते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं। जैसे ही भोजन इसको उपलब्ध हो जाता है तो ये अपने शरीर से काइटिन का स्त्राव करती है और यही काइटिन इनके बाएं कंकाल को निर्मित करने का कार्य करती है। तो ये था बाएं कंकाल। इसका बाएं कंकाल है वो काइटिन का बना होता है और धीरे धीरे बाएं ढांचा त्याग कर नए ढांचे को प्राप्त करते हैं, जिसे निर्मोचन कहते हैं। निर्मोचन का मतलब होता है त्वचा को निकालना। शिशु से वयस्क बनने तक ये अपनी त्वचा को 5 से 6 बार निर्मोचन करता है। यानी कि अंडा से शिशु है वो वयस्क प्रौढ़ बनने से पहले ये 5 से 6 बार त्वचा को निर्मोचित करने का कार्य करता है। द्वितीय निर्मोचन के पश्चात इनके पंखों का विकास होने लगता है। पहला निर्मोचन किया, दूसरे निर्मोचन के
साथ साथ ही इसमें पंख बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार शिशु से वयस्क बनने में नर 70 दिन का समय लेता है और मादा 80 दिन का समय लेता है। यानी कि अंडे से शिशु से वयस्क बनने में 5 से 6 बार त्वचा के निर्मोचन के बाद एक वयस्क बनता है। उसमें यदि नर का विकास हो रहा है तो वो 70 दिन में और मादा का विकास हो रहा है तो वो 80 दिन का समय लेती है। तीसरी इसकी प्रावस्था है प्रौढ़ या इसको कहते हैं वयस्का अवस्था। प्रौढ़ या वयस्का अवस्था जिसमें मैथुन के पश्चात नर एवं अंडे देने के पश्चात मादा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैथुन होता है, मैथुन करने के तुरंत पश्चात नर की तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो पेरेंट्स थे, जनक थे, वो मर जाएंगे नर, और अंडे देने के बाद मादा की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वर्ष में केवल इससे एक ही पीढ़ी है वो प्राप्त होती है, और जो मैथुन की क्रिया के बाद शिशु से वयस्क बने उनका भी अगली साल है वो मृत्यु होती रहती है। तो इस प्रकार से प्रौढ़ वयस्क बनेंगे और वयस्क बनकर के मैथुन की क्रिया करेंगे। मैथुन की क्रिया के तत्पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है और मादा अंडे देने के पश्चात मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में इनकी केवल और केवल एक पीढ़ी पाई जाती है। तो ये तो था टिड्डे ग्रास हॉपर का जीवन चक्र। अब बात आती है ग्रास हॉपर टिड्डा का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है। एक तो अपन यदि बात करें लाभदायक के संदर्भ में बात करें तब तो ये पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो वो कैसे कि घास है, घास को कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डे को कोई और प्राणी खाता है, मान लो चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है या सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। तो इस प्रकार से एक घास के मैदान का इकोसिस्टम या खेत का पारिस्थितिकी तंत्र यदि संतुलित बनाए रखना है तो इस प्राणी का प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हानिकारक में बात करें तो फिर ये फसल को है वो खा करके कभी कभी नष्ट भी कर सकता है। और दूसरा है कि परभक्षी जो कीट होते हैं, मकड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, छिपकलियाँ हैं, उनको भी ये भोजन के रूप में खाया जाता है। तो टिड्डा वैसे तो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मानवीय भोजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसको नियंत्रित करना भी आवश्यक है। फिर भी प्रकृति में ये कीट नहीं होता तो इकोसिस्टम ये पड़ा पारिस्थितिक तंत्र एक अलग तरह का होता। ये अत्यधिक भोजन करने के कारण मल त्याग भी अत्यधिक करता है एवं इसके मल को सूक्ष्म जीव गोबर की खाद की तुलना में ज़्यादा कुशलता से मृदा की उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये जितना हरी घास को ज़्यादा खाता है इतना मल त्याग भी अधिक करता है। तो इनके जो मल त्यागने के दौरान जो खाद तैयार होती है जिसको कहते हैं गोबर की खाद की तुलना में इन टिड्डे की जो बीट होती है, मल होता है, वो मृदा की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाता है। इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीव आसानी से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ये परभक्षियों के लिए भोजन के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। मकड़ियों, पक्षियों, छिपकलियों की दवाराई से भोजन के रूप में भी खाया जाता है, जिससे वे स्वस्थ रहकर इकोसिस्टम को संतुलित, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। ये प्रकृति की समस्त हरियाली का 10% भाग सेवन करता है, जिससे पौधों की अवांछित वृद्धि रुक जाती है, नहीं हो पाती है। कुछ देशों में टिड्डे एवं टिड्डी को भोजन के रूप में भी खाया जाता है। दक्षिणी मैक्सिको में
चापुलाइन नामक से इसके अनेक व्यंजन बनते हैं, जिसके अंतर्गत टॉर्टिलस प्रमुख व्यंजन है दक्षिणी मैक्सिको का, जिसे मिर्ची के साथ सॉस बना करके खाया जाता है। डेगुमेन नाइट मार्केट नामक कुछ चीनी खाद्य बाजारों में इसे भोजन के रूप में वितरित भी किया जाता है। तले हुए टिड्डों को जावा व इंडोनेशिया में खाया जाता है। ओहलोन नामक अमेरिका का मूल निवासी रात्रि को एक खड्डे में घास जलाकर इसको भोजन के लिए एकत्रित भी करते थे। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में इसका एक इम्पोर्टेंट महत्व है, वह है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। बाकी सब बातें हैं, ये किसान का एक नुकसानदायक कीट माना जाता है, बल्कि 10% हरियाली का सेवन करता है, इसलिए अनावश्यक पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है और हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी ऐसा का ऐसा संतुलित बना रहता है। ओके, थैंक यू।